Hello everyone. So let's begin revising another chapter in the CA Final IDT revision series. इस बार मैं अब उठा रहा हूं टाइम ऑफ सप्लाई. अगेन वन ऑफ दो सिंपलेस्ट चैप्टर्स जहां पे ज्यादा टाइम एफर्ट और दिमाग फोड़ी करने का जरूरत नहीं है. द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, टाइम ऑफ सप्लाई. ये चैप्टर का आउटलाइन एक बार आपको बता देता हूं. यहां पे आपको 3 सेक्शन दिखेंगे जो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के हैं. एक है सेक्शन 12 जो बताता है टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का क्या होगा. सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज का क्या होगा. एंड देन यू हैव सेक्शन 14. ये तब आता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स. ये शेडिंग रीजन में रखा हुआ है. ये एक्चुअली अलग ही ट्रेजेक्टरी पे इसकी बातें बिल्कुल अलग होगी. पहले एक फ्लो में खत्म होगा सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13. एक जो बात करेगा गुड्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई, दूसरा बताएगा सर्विसेज के केस में क्या होता है. बट 12 और 13 करने के साथ साथ आई विल फर्स्ट टेक अप सेक्शन 31 जो बताएगा कि टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द टैक्स इनवॉइस. ये वाला सेक्शन इनवॉइस के लिए और ये दोनों सेक्शन टाइम ऑफ सप्लाई के लिए. हालांकि ये सब कुछ मुझे एक साथ एक फ्लो में खत्म करना है. एंड वंस वी आर डन विद दिस वी शुड लास्टली गो फॉर सेक्शन 14 और साथ ही साथ 2 सर्कुलर है इस चैप्टर में, वो भी हम लोग बाद में देख लेंगे. तो लास्ट में सेक्शन 14 देखेंगे और वो जो 2 सर्कुलर है उसके पहले ये पूरा स्लॉट खत्म कर देते हैं. सो लेट्स बिगिन विद टाइम ऑफ सप्लाई. हालांकि चालू करने के पहले बता दूं कि मैं सेक्शन वाइज नहीं, मैं केस वाइज जाऊंगा. दैट मींस फर्स्ट विल टॉक अबाउट एफसीएम. उसमें गुड्स का सेक्शन 12 भी देख लेंगे, 13 सर्विसेज का भी देख लेंगे. फिर बात करेंगे आरसीएम जिसमें गुड्स का अलग देखेंगे, सर्विस का अलग देखेंगे, लेकिन ऐसे खत्म करेंगे. एंड वंस वी आर डन विद दिस एंड लास्टली 2 छोटे छोटे केसेस, क्योंकि वाउचर के बारे में जो प्रोविजन है वो अब ओमिट हो चुके हैं एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट. नाउ स्टार्टिंग विद दिस टाइम ऑफ सप्लाई. सबसे पहला एंगल जो दिख रहा है फॉरवर्ड चार्ज का. अगर टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का निकाल रहे हो तो सेक्शन 12 के अंदर बात करेंगे. एंड 12 बोलता है अगर गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई है तो 2 डेट्स में से व्हिचएवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट ऑफ इशूइंग द इनवॉइस एज पर सेक्शन 31, दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर. ये दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर. यहां पे पेमेंट का डेट इसलिए कंसीडर नहीं हुआ क्योंकि एक नोटिफिकेशन है और बहुत फेमस नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017. ये नोटिफिकेशन ने बोला कि जीएसटी तब नहीं लगेगी जब आपको पेमेंट रिसीव होता है. तो जब भी आपको पेमेंट रिसीव होगी वो डेट कंसीडर मत करना. तो मैं बोलूं अगर पेमेंट की डेट ही निकाल दो तो फिर आपके पास वो डेट बचती है जिस दिन इनवॉइस बनाया, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या फिर जिस दिन सप्लाई किया, क्योंकि 3 दिन होते हैं. देखो, एक सप्लाई का दिन, एक इनवॉइस का, एक पेमेंट का. अब पेमेंट कंसीडर करने के लिए बोल रहे मत लो, तो फिर एक तो मैंने क्या ले लिया, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और दूसरा क्या बचा, डेट ऑफ सप्लाई. तो देखो डेट ऑफ सप्लाई को ही यहां पे टेक्निकल भाषा में बोलते हैं लास्ट डेट ऑफ इशूइंग द इनवॉइस एज पर सेक्शन 31. तो 2 डेट याद रख लो, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट ऑफ इशूइंग द इनवॉइस एज पर सेक्शन 31. अब 31 क्या बोलता है वो थोड़ी देर में जाके समझ लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए 31 को साइड में रखते हैं और समझ लिया हम लोगों ने सेक्शन 12 में क्या लिखा है गुड्स के लिए एफसीएम में. लेकिन ये पेमेंट जिस दिन आएगी वो दिन कंसीडर मत करना, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए एप्लीकेबल है. अगर नोट 3 की बात करें तो नोट 3 बोलता है दिस रिलीफ ऑफ नॉट पेइंग जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. मतलब सर्विस के केस में जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव होगा वो डेट कंसीडर करना पड़ेगा. दैट डेट इज इंपॉर्टेंट. नीचे ही उस बात को मैंने लिख करके रखा हुआ है. दिस कंक्लूड्स दैट एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इज not to be considered for computing the time of supply but in case of goods and that too those goods which are taxable under FCM. अब बात करते हैं सर्विसेज की. अच्छा, बिफोर आई इवन बिगिन ऑन सर्विस साइड, पॉइंट नंबर 2 का बात करते हैं जो बोलता है एक्चुअली डेट ऑफ पेमेंट और रिसीट ऑफ पेमेंट भी कंसीडर करना पड़ेगा. अगर आप गुड्स का बिजनेस कर रहे हो चलेगा, लेकिन आप हो एक कॉम्पोजिशन डीलर. तो अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो तो 3 डेट्स में से व्हिचएवर इज अर्लियर, या फिर कॉम्पोजिशन में हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, आप सप्लाई करते हो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम. देखो, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम सप्लाई चैप्टर के अंदर बताए गए हैं. ये 6 होते हैं: लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग. ये 6 जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स हैं, ये 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स सप्लाई होते हैं एंड इनफैक्ट ये सप्लाई ऑफ गुड्स होते हैं. और अगर इनको कोई सप्लाई कर रहा है या फिर कोई कॉम्पोजिशन डीलर है जो कुछ भी सप्लाई करे तो उसको 3 डेट्स लेनी है: डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इशूइंग द इनवॉइस एज पर 31, या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट. तीनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर. मतलब गुड्स के केस में जनरली तो 2 ही डेट्स लेनी है, व्हिचएवर इज अर्लियर. लेकिन अगर ये केस है जहां पे कॉम्पोजिशन वाला है या फिर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है तो
तीन में से whichever is earlier, और वो सर्विसेज के केस में रिसीट ऑफ पेमेंट की डेट कंसीडर करनी पड़ेगी, वो इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर साइड आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज। अगर सर्विसेज की बात करें तो दो एंगल पे बात करना मेरे से, एक है पॉइंट नंबर 1, दूसरा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 बोलता है सेक्शन 31 इज फॉलोड, पॉइंट नंबर 2 बोलता है सेक्शन 31 इज नॉट फॉलोड। व्हाट इज सेक्शन 31? 31 बताता है कि आपको इनवॉइस कब तक बना देना चाहिए। तो अगर आपने इनवॉइस वाला सेक्शन 31 फॉलो किया है तो गो फॉर 1, और अगर इनवॉइस वाला सेक्शन 31 फॉलो नहीं किया है तो गो फॉर 2। 1 में जाओ 2 में जाओ, दोनों में ही एक बात तो पक्की है, आपको चेक करना है DORP, दैट इज डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। आप डेट और रिसीट ऑफ पेमेंट दोनों जगह पे देखनी है, लेकिन किससे देखनी है? तो अगर आपने इनवॉइस सेक्शन 31 के हिसाब से बनाया, मतलब आपका इनवॉइस एक परफेक्ट इनवॉइस है, एंड देन आई शुड कंपेयर द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर आपने अपना सेक्शन 31 ही नहीं फॉलो किया, जो कि इनवॉइस का सेक्शन है, तो फिर मैं डेट और रिसीट ऑफ पेमेंट को देखूंगा डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। मतलब दोनों ही जगह पे DORP तो कॉमन है, किससे चेक करना है? अगर 31 को फॉलो किया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से कंपेयर कर लो, और अगर नहीं किया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस से कंपेयर कर लो, दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर। अब ये जो बार बार दोनों जगहों पे DORP दैट इज डेट और रिसीट ऑफ पेमेंट आ रहा है, इसको कैसे निकालेंगे? तो डेट और रिसीट ऑफ पेमेंट दो पॉइंट्स में से व्हिचएवर इज अर्लियर। पहला तो जिस दिन सप्लायर ने पेमेंट को अपनी बुक्स में एंटर किया था, बुक्स अकाउंट्स में, या फिर जिस दिन पेमेंट उसके बैंक में क्रेडिट हुई थी, दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर। अब बुक्स में जिस दिन एंट्री करी, बैंक में जिस दिन क्रेडिट हुआ, दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर निकाल करके उस अमाउंट, उस डेट को यहां पे फिक्स कर देना और चेक कर लेना। अगर 31 को फॉलो किया तो इनवॉइस की डेट से, और अगर नहीं किया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस से कंपेयर करके व्हिचएवर इज अर्लियर ले लेना। पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो अगर कभी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जहां पे ऊपर दी गई डेट्स के हिसाब से आंसर नहीं निकल पा रहा है, ऊपर दी गई डेट से आंसर नहीं बन रहा है, इट इज नॉट असर्टेनेबल, तो फिर एक काम करो, आप FCM में हो तो आप FCM में सप्लायर के एंगल से बात करते थे, लेकिन अगर सप्लायर ने कब सर्विस प्रोवाइड करी, कब इनवॉइस बनाया, कब पेमेंट रिसीव हुई, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो एंगल चेंज करके रेसिपिएंट के एंगल पे बात कर लो। द अबव इवेंट्स आर unascertainable, then the time of supply shall be the date on which recipient shows the receipt of services in his books of accounts. जिस दिन रेसिपिएंट वो सर्विस को अपनी बुक्स में दिखाएगा, वही डेट कंसीडर कर लेना एज द टाइम ऑफ सप्लाई। ऑन द अदर हैंड वी गॉट द लास्ट पॉइंट, ये है ऑप्शनल प्रोविजन। अगर अप टू 1000 रुपीज का पेमेंट एडवांस में रिसीव हुआ तो देखो, मैंने गुड्स को स्ट्राइक ऑफ किया हुआ है, मतलब ये ऑप्शनल प्रोविजन सिर्फ सर्विसेज में अप्लाई होता है, और सर्विसेज में भी आपको क्या करना चाहिए, सुन लो मेरी बात। अगर आपको एडवांस में पैसा रिसीव हुआ है अप टू ₹1000 तो ही ये प्रोविजन अप्लाई होगा। ये प्रोविजन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल कोई सर्विस प्रोवाइड करी मैंने और मुझको सामने वाले से 9200 का पेमेंट ड्यू था, मैंने इनवॉइस बना के दिया 9200 का, लेकिन मेरे इनवॉइस 9200 के सामने वाले ने 10000 का पेमेंट कर दिया। अब मेरा उसको यही क्वेश्चन था कि आपने ज्यादा पेमेंट कर दिया, व्हाई डिड यू मेक द पेमेंट ऑफ 10000 व्हेरेन आई हैड इशूड एन इनवॉइस ऑफ ओनली 9200? ही सेड मेरे को याद नहीं था, मेरे को गलत अमाउंट एंटर कर देता, इसलिए मैंने एक बार के लिए ऑन अकाउंट 10000 का चेक दे दिया है। एक काम कर लो, आप अपने इनवॉइस के सामने 9200 की पेमेंट रख लो और 800 रुपए भी पड़े रहने दो। वैसे भी अपनी बिजनेस, अपनी कंपनी का ट्रांजैक्शन हर 2 महीने, 1-2 महीने में होते रहता है। सो इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर साइकिल जब भी आपके यहां से सर्विस होगी तो वो पेमेंट के सामने 800 रुपए अपना जमा रहने दो। तो ऐसे केस में 9200 का ट्रांजैक्शन हुआ और 800 रुपए एडवांस में रिसीव हुआ है। अब ये जो 9200 है, इसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? तो देखो 9200 के लिए तो सिंपल सी बात है, या तो आपने 31 को फॉलो किया होगा या नहीं किया होगा। अगर किया होगा तो DORP वर्सेस डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और अगर नहीं किया होगा तो DORP वर्सेस डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर। तो 9200 का तो खेल हो गया। अब बचता है 800 रुपया। ये 800 रुपए के लिए फ्यूचर में एक इनवॉइस बनेगा, क्योंकि अब तो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। फ्यूचर में इनवॉइस बनेगा और फ्यूचर में सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं बोलूं इनवॉइस भी फ्यूचर में आने वाला है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस भी फ्यूचर में आने वाली है, लेकिन डेट और रिसीट ऑफ पेमेंट 800 रुपया तो आ गया ना। तो ये 800 रुपए के टाइम ऑफ सप्लाई तो टेक्निकली आज ही हो जाएगा, क्योंकि अगर उसको इनवॉइस की डेट से कंपेयर करोगे तो भी इनवॉइस फ्यूचर में जाने वाला है। DORP 800 रुपया आज ही आ गया। या फिर अगर प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट से कंपेयर करोगे तो वो भी फ्यूचर में होने वाली है, लेकिन DORP 800 रुपया आज ही रिसीव हो गया। इन एनी केस 800 रुपया आज रिसीव हो गया तो टाइम ऑफ सप्लाई तो आज ही आ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया, बोला ठीक है हरीश तेरे को अगर 800 रुपए एडवांस में मिले जो कि अप टू 1000 का है तो तेरे ऊपर डिपेंड करता है, या तो आज ही 800 रुपए रिसीव हुआ तो ये 800 रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई आज ही ले ले और इसके ऊपर जीएसटी दे दे, या फिर इस 800 रुपए के कॉन्टेक्स्ट में फ्यूचर में जब भी वो इनवॉइस बनेगा तो वो इनवॉइस की डेट को ही ले लेना एज द टाइम ऑफ सप्लाई। हम तेरे पास में ऑप्शन रख रहे हैं, तुझे जो ठीक लगे वो करना। इफ द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज रिसीव्स एन अमाउंट अप टू ₹1000 इन एक्सेस, देन द टाइम ऑफ सप्लाई टू दिस एक्सटेंट ऑफ दिस एक्सेस अमाउंट एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस रिलेटिंग टू द एक्सेस अमाउंट। एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, तुझे जो ठीक लगता है वो कन्वीनियंट है वो कर लेना, ठीक है। ये सिर्फ सर्विस में होगा, गुड्स में अप्लाई नहीं होता, और सिर्फ तब होगा जब अप टू ₹1000 है। सर अगर मान लो 1500 रुपए का डिस्काउंट है तो ऐसा कर सकते हैं कि 1000 रुपए के लिए ये ऑप्शन ले ले और 500 रुपए के लिए, अरे ऐसा फालतूगिरी मत करो भाई, या तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर 1000 रुपए से ज्यादा एडवांस मिला तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं, और अगर एडवांस अप टू ₹1000 है तो ये ऑप्शन यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी जो करना है करो। ये हो गया पहला वाला केस, व्हेन द ट्रांजैक्शन इज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। नाउ आई शुड गो अहेड एंड टॉक टू यू अबाउट द रिवर्स चार्ज केस। सो क्विकली आई विल स्क्रॉल टू द पेजेस व्हेन टॉकिंग अबाउट रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज के अंदर क्या सीन है, तो देखो रिवर्स चार्ज में वापस से वही दो बातें, गुड्स के लिए अलग होगा, सर्विस के लिए अलग होगा। गुड्स के लिए एंगल ये है कि अगर आपका, अच्छा पहली बात तो बिफोर यू बिगिन विद दिस आरसीएम वाला केस है, तो आपका जो थिंकिंग एंगल होना चाहिए वो रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, बिकॉज रेसिपेंट इज गोइंग टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। सो रेसिपेंट उस ट्रांजेक्शन को किस तरह से देखता है वो देखना चाहिए। गुड्स के केस में फर्स्ट इज DORG, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ, या फिर DOP दैट इज डेट ऑफ पेमेंट, या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। अब एक बात समझो, याद रखने के लिए ना थोड़ा सा लॉजिक को भी समझो। ये पहला और दूसरा, ये दोनों जो है ना, ये रेसिपेंट के एंगल पे ही है। मतलब रेसिपेंट को गुड्स कब रिसीव हुआ, उसने भेजा कब, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, रेसिपेंट को रिसीव कब हुआ, उसको पेमेंट रिसीव कब होती है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है मैंने पेमेंट कब किया, तो डेट ऑफ पेमेंट, ये रेसिपेंट ने पे कब किया उसको मालूम होगा, ये उसको रिसीव कब हुआ वो भी मालूम होगा। लेकिन इनवॉइस कौन बना रहा है, सर इनवॉइस इज इशूड बाय द सप्लायर। अब अगर सप्लायर इनवॉइस बनाएगा तो रेसिपेंट को कैसे पता चलेगा, और अगर उसने बना के वहीं पे मिसप्लेस कर दिया, हमको भेजा ही नहीं है, जो भी कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट ने उसको 30 डेज का बफर देकर के बोला 31st डे काउंट कर लेना। ये बफर इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये जो एक्टिविटी है इनवॉइस बनाने वाली वो सप्लायर करने वाला है। ये दोनों एक्टिविटी तो रेसिपेंट खुद ही कर लेगा तो उसको पता होगा, ये एक्टिविटी सप्लायर करने वाला है, इसलिए रेसिपेंट को बोला तेरी आरसीएम की टाइम ऑफ सप्लाई आने के लिए इस वाले पॉइंट पे हम देखो 30 डेज का बफर देते हैं। इसलिए तीन में से व्हिचएवर इज अर्लियर, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, तीनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर। डेट्स काउंट करते वक्त गड़बड़ मत करना, क्योंकि जब आप काउंट करने वाले हो 31st डे तो हमेशा हमेशा काउंटिंग में इनवॉइस मान लो 5 तारीख को बना है तो 5th को छोड़ देना। मान लो अप्रैल की 5 तारीख को बना है, अब अप्रैल में होते ही 30 दिन है, उसमें से आप 5 तारीख छोड़ देना, तो 1 2 3 4 5 दिन छोड़ दो, 30 में से 5 दिन छोड़ दोगे तो आपको अप्रैल महीने के 5 दिन 25 दिन मिल जाएंगे। और अब आपको 31st पे जाने के लिए और 6 दिन चाहिए होंगे, तो आप आगे जाकर के 31st डे निकालोगे तो आंसर आएगा 6th ऑफ मे, 6th ऑफ मे। उसी तरीके से मई के 5 तारीख को अगर इनवॉइस बनाए तो मई में 31 डेज होते हैं, अगर 5 निकाल भी दोगे तो 26 दिन मई के मिल जाएंगे और 5 दिन चाहिए होंगे तो 5th जून होगा। इस तरह से आपको 31st डे निकालना चाहिए। ऑन द अदर साइड नाउ देयर इज अ ट्रिकी एंगल टू दिस। टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज के केस में देखो, टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज के केस में वो भी आरसीएम में टेक्निकली 2 ही डेट्स थी, डेट ऑफ पेमेंट या फिर 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। वही बात है, इनवॉइस कौन बनाने वाला है, सप्लायर। सप्लायर बनाएगा तो हमको बफर चाहिए था, इन्होंने बफर इस बार 60 डेज का दिया और बोला 61st ले लेना। तो हरीश जिस दिन तू पेमेंट करेगा या फिर जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस बनाया वहां से 61st डे ले, दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर। लेकिन नीचे एक ऑल्टरनेटिव एंगल डाल करके बोला कि चलो अगर इनवॉइस सप्लायर बनाएगा तो बफर डेज ले लेना, लेकिन अगर इनवॉइस रेसिपेंट ही बनाने वाला है तो तुमको बफर डेज नहीं मिलेंगे, फिर तो तुम खुद ही रेसिपेंट हो, तुम जिस दिन इनवॉइस बनाओगे वही डेट ले लेना, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपेंट या फिर डेट ऑफ पेमेंट। मैं बोलूं आंसर कैसे होगा, या तो आंसर ये होगा डेट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपेंट। ये रेड बॉक्स और रेड सर्कल देख लो, दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर।
या फिर अगर इनवॉइस सप्लायर बनाने वाला है तो रेड सर्कल डेट ऑफ पेमेंट, या फिर ये वाला रेड बॉक्स डेट 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर। ये पॉइंट बी के अंदर ये दोनों बातें नहीं हो सकती, या तो ये वाला एंगल होगा जब सप्लायर इनवॉइस बनाने वाला है, या फिर ये वाला एंगल होगा जहां पे रेसिपेंट इनवॉइस बनाने वाला है। ये दोनों भी एंगल में से किसी को भी चूज करके डेट ऑफ पेमेंट से कंपेयर कर लेना। सर दोनों में से ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे ऊपर आरसीएम लग रहा है। अब मैंने ट्रांजैक्शन करा और मैंने दो लोगों से कुछ सर्विस ली है और वो आरसीएम के प्रोविजन है। एक मैंने मिस्टर ए से सर्विस ली है और दूसरा मैंने मिस्टर डी से सर्विस ली है। ए जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और डी रजिस्टर्ड नहीं है। अब अगर ए से सर्विस लेता हूं तो डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन पेमेंट करूंगा, या फिर ए रजिस्टर्ड है तो जिस दिन वो इनवॉइस बनाएगा वहां से 61st डे। ये ट्रांजैक्शन एक B2B का ट्रांजैक्शन है क्योंकि ए और मैं दोनों रजिस्टर्ड है, बट ये आरसीएम है। आरसीएम में तो टैक्स मैं पे करूंगा लेकिन इनवॉइस इज गोइंग टू बी इशूड बाय द सप्लायर। तो जब मेरा ए के साथ ट्रांजैक्शन होता है तो मुझको इतना डेटा चेक करना चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर मेरा ट्रांजैक्शन एक सेकेंड वहीं पे अगर मेरा ट्रांजैक्शन मिस्टर डी के साथ में हो रहा है जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में क्या होगा? डी के साथ ट्रांजैक्शन है, अनरजिस्टर्ड है, तो देखो ऐसे केस में आरसीएम तो लगेगा लेकिन टैक्स पे करने के लिए इनवॉइस चाहिए और डी बना नहीं पाएगा क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। तो मुझको खुद ही को एक इनवॉइस बनाना पड़ेगा, सेल्फ इनवॉइसिंग बाय द रेसिपिएंट। ये कब होता है? जब ट्रांजैक्शन C2B का है। C2B मतलब अनरजिस्टर्ड किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एंड द ट्रांजैक्शन इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। तो ये ब्रो कोड याद रखना, C2B प्लस आरसीएम इज इक्वल टू सेल्फ इनवॉइसिंग बाय द रेसिपिएंट। ये आपका पूरा एंगल इधर खत्म हुआ, ये 1 वाला पॉइंट इधर हुआ। लेकिन सर मान लो अगर अबाउ इवेंट्स आर अनएसर्टेनेबल, अगर इवेंट्स ऊपर के नहीं पता पड़ पा रहे तो क्या करेंगे? क्या एंगल चेंज करके सप्लायर से बात कर लेंगे? नहीं भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। सप्लायर से आप बात नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको रेसिपेंट एंगल पे देखना पड़ेगा। रादर ये देख लो कि रेसिपेंट ने उस ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स में कब एंटर किया है, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपेंट। तो ऊपर दी गई डेट्स अगर नहीं मिल पा रही है तो एटलीस्ट ये देख लो कि ट्रांजेक्शन को रेसिपेंट कब रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन एंगल चेंज मत करना, आपको एंगल चेंज नहीं करना है, आपको रेसिपेंट से ही बात करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 का बात करें तो क्या होगा? पॉइंट नंबर 3 के अंदर आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, लेकिन देखो इंपोर्ट ऑफ गुड्स का बात मत करना। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का बात इसलिए मत करना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का बात इसलिए मत करना क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए कस्टम्स एक्ट काम करने वाला है, तो वो छोड़ दो। अब मेरे पास बात करनी है मेरे को इंपोर्ट ऑफ सर्विस की। ये रहा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ओके। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइज से इंपोर्ट कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा? दो डेट्स में से विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑन विच द ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट, या फिर डेट ऑफ पेमेंट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। याद करने के लिए भी ज्यादा दिमाग फोड़ी करने का जरूरत नहीं है। देखो एक डेट से यहीं से आ गई डेट ऑफ पेमेंट और दूसरी डेट ये वाली आ गई, डेट ऑन विच द पेमेंट ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो एक ऊपर से डेट ऑफ पेमेंट और एक यहां से डेट ऑन विच ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट। ये हुआ इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर एसोसिएट एंटरप्राइज से लिया तो। अब डेट ऑफ पेमेंट आ रहा है ऊपर, बार बार इधर पे भी आया, फिर इधर पे भी आया ये वाला, फिर इधर पे भी आया, तो ये बार बार डेट ऑफ पेमेंट आ रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखो रेसिपिएंट के एंगल पे ही रहना है, सिंपल सी बात है। डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट और डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द रेसिपिएंट्स बैंक अकाउंट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। सर नीचे एक नोट है और वो बोलता है कि सेल्फ इनवॉइसिंग वाला जो प्रोविजन है उसमें इनवॉइस कब तक बना देना चाहिए। तो देखो सेल्फ इनवॉइसिंग जो इधर देख रहे हैं इसमें इनवॉइस कब तक बनाना चाहिए? 30 डेज के अंदर। जिस भी दिन से मुझको गुड्स और सर्विस रिसीव हुई वहां से 30 डेज के अंदर अंदर मुझको इनवॉइस बना देना चाहिए। नीचे एक नोट है, वो नोट ये बोलता है कि पेमेंट की डेट मत कंसिडर करना, ये सिर्फ गुड्स में बोला था। तो मैं इधर बोल देता हूं पेमेंट डेट, एक है एफसीएम और दूसरा आरसीएम, एक है गुड्स और दूसरा है सर्विस। अब अगर आप मुझको बात करोगे तो क्या हमें आरसीएम में कंसिडर करना है? यस, चाहे गुड्स हो सर्विस हो कंसिडर करना है। क्या हम सर्विस के केस में कंसिडर करेंगे? यस। कब नहीं कंसिडर करेंगे? मैं बोलूं एक ही ऐसा सेट है जहां पे कंसिडर नहीं करना। गुड्स का ट्रांजैक्शन है, एफसीएम है, तब पेमेंट की डेट को कंसिडर मत करना। ओके, दिस इज द लॉजिक ओवर हियर।
हैविंग सेड दैट, यही बस नोट के अंदर ये जो आखिरी वाला नोट देख रहे हो आप, इसके अंदर यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब इसके अलावा आपको टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस कॉमनली देखने को मिलेंगे, फिर चाहे ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स का हो चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस हो। वाउचर के बारे में कुछ बोला करते थे, लेकिन वाउचर के बारे में अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि ओमिट कर दिया है फाइनेंस एक्ट 2025 ने। ओके, यस। रेसिडुअल केसेस में क्या होगा, तो देखो रेसिडुअल केसेस, अगर ऊपर वाले केस एफसीएम आरसीएम वगैरह कुछ नहीं हो पा रहा है, किसी ने इतना बड़ा घोटाला करा हुआ है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऑफिसर को लग रहा है कि क्या करें, क्या हम ऊपर एफसीएम में ले जाएं, आरसीएम में ले जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एक काम करते हैं, फिर देख चेक करते हैं, अगर उसके ऊपर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट आ रही होगी तो ये वाले पॉइंट में, नहीं तो ये वाले पॉइंट में। पीरियोडिकल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको हर महीने या क्वार्टर में रिटर्न फाइल करना होगा, तो आपके ऊपर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। आपके लिए वो जो भी घोटाला है वो जिस भी मंथ का होगा उस मंथ का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट। फॉर एग्जांपल 2 साल पहले, अभी 2026 चल रहा है, 2024 में जून 2024 में कुछ तो भी ऐसा गड़बड़ ट्रांजैक्शन किया हुआ था, और वो गड़बड़ ट्रांजैक्शन इतना कतई गड़बड़ था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि एफसी में आरसीए में क्या है। तो ऑफिसर ने बोला कोई बात नहीं, जून 2024 का घोटाला है, तो जून 2024 का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या थी सर, जून खत्म होने के बाद में 20 जुलाई, तो बस खत्म। उस घोटाले का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, दैट इज 20th ऑफ जुलाई। और अगर आप रजिस्टर्ड भी नहीं हो, आप बिना रजिस्ट्रेशन लिए जहां तहां पूरा गंद मचा के रखे हो, पूरे जीएसटी की मां बहन कर दिया आपने, तो ऐसे केस में अदर केसेस में चले जाओगे, आपको टप से बोलेंगे टैक्स पे कर, और जिस दिन टैक्स पे करोगे उस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स को ही बोल देंगे टाइम ऑफ सप्लाई। लास्ट, एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। जब भी कोई सप्लायर रेसिपेंट के साथ ट्रांजैक्शन करता है और रेसिपेंट उसको टाइम से पेमेंट नहीं देता है, तो सप्लायर बोलता है कि अब तुझको मेरे को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है जो रेसिपेंट से कलेक्ट किया है सप्लायर ने, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स दिस एडिशन इन वैल्यू। जिस भी दिन सप्लायर को रिसीव होगा, अब 12 अक्टूबर को रिसीव हुआ तो 12 अक्टूबर, 8 जनवरी को रिसीव हुआ तो 8 जनवरी जब रिसीव होगा। ठीक है, दिस कंप्लीट्स माय डिस्कशन फॉर आरसीएम आल्सो एंड ऑल दी अदर प्रोविजंस। अगर टेबल के हिसाब से बताऊं तो मैंने आपको ये दोनों डेटा पूरा क्लियर कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू प्लान फॉर, नाउ आई एम गोइंग टू हिट फॉर सेक्शन 31. Here we go for section 31. What is section 31 saying? Section 31 is saying time limit for issuing the tax invoice. Time limit for issuing the tax invoice. Goods के लिए बात अलग से बोली है, सर्विस के लिए बात अलग से बोली है। गुड्स के केस में क्या बोला इन्होंने, गुड्स के केस में बोला कि सर अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो टैक्सेबल सप्लाई करता है तो उसको टैक्स इनवॉइस बनाना चाहिए एज पर द फॉलोइंग। अगर सप्लाई का ट्रांजेक्शन ऐसा है जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व है तो इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स। और अगर कोई अदर केस है, मतलब जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो इनवॉइस कब तक बनाना चाहिए, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स और मेकिंग अवेलेबल द गुड्स टू द रेसिपिएंट। तो इधर अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल द गुड्स टू द रेसिपिएंट। ऑन दी अदर हैंड, इसी को चेक करके जब आपको पता चल जाएगा तो इसको आपको ऊपर प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने गुड्स का ट्रांजैक्शन किया हुआ है और मेरे यहां से गुड्स को रिमूव किया था, मेरे फैक्ट्री से रिमूव हुआ है 7 जुलाई को, तो लास्ट डेट क्या हो जाएगा, देखो गुड्स आर मूवमेंट के टाइम पे बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। सेक्शन 31 बोलता है, इधर सॉरी, टाइम ऑफ सप्लाई बोलता है लास्ट डेट फॉर इशूइंग द टैक्स इनवॉइस। तो अगर मेरे यहां से 7 जुलाई को रिसीव हुआ तो लास्ट डे हो जाएगा 7 जुलाई। एक्चुअल इनवॉइस कब बनाया उससे चेक कर लेना। सर एक्चुअल इनवॉइस अगर 2 जुलाई को बनाया तो आंसर मेरा हो जाएगा 2 जुलाई। सर लेकिन अगर 7 जुलाई को मेरे यहां से रिमूव हुआ तो लास्ट डेट तो 7 जुलाई है, लेकिन हमने 10 जुलाई को बनाया, तो दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, मैं बोलूं आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 7th जुलाई। फर्स्ट केस में 2nd जुलाई, थर्ड में, सेकंड वाले में 7th जुलाई। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशूइंग द इनवॉइस, ये लास्ट डेट ही आपको सेक्शन 31 बताएगा, और मैं अब आपको यहां पे लास्ट डेट ही बता रहा हूं। फॉर टाइम ऑफ सप्लाई अंडर एफसीएम यू नीड द लास्ट डेट ऑफ इशूइंग द टैक्स इनवॉइस, जो आपको ये वाले केस में पता चलेगा। पहले वाले केस में लास्ट डेट क्या है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, और दूसरे केस में बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का काम है तो या तो आपके यहां से स्टेटमेंट्स इशू किए जाते होंगे या फिर रेसिपिएंट आपको पेमेंट लाके देता होगा। अब सिंपल सी बात है, ऐसा समझ लो यहां पे जब जब सप्लायर एक स्टेटमेंट इशू करेगा या फिर जब जब रेसिपिएंट से एक पेमेंट आएगी, तब तब उस टाइम पे एक इनवॉइस बना देना पड़ेगा, तब तब उस टाइम पे एक इनवॉइस बना देना पड़ेगा। मैं वापस से बोल दूं,
जैसे मैं सप्लायर हूं और आपको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स करता हूं, तो जब जब मेरे यहां से एक स्टेटमेंट इशू होगा तब तब मुझे इनवॉइस बना देना चाहिए, या जब जब मुझे आपसे पेमेंट रिसीव होगी तब तब मुझे एक इनवॉइस बना देना चाहिए। दिस इज द सिंपल लॉजिक इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर ट्रांजैक्शन है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स को अप्रूवल पे भेजा गया तो इनवॉइस कब बना देना चाहिए? देखो, गुड्स को अप्रूवल पे भेजा तो मेरे फैक्ट्री से रिमूव हुआ, आपके पास पहुंचाया मैंने अप्रूवल के लिए, सो गुड्स आर रिमूव्ड but before the supply takes place. Supply will take place only when you give me an affirmation. For example, I am the supplier, मैंने 1 जनवरी को मेरे यहां से ट्रक भर के माल पूरा डिलीवर करवा दिया आपके प्रेमाइसेस पे 1 जनवरी। अब आप मुझे अगर बोलते हो 8 जनवरी को कि सर हम ये कंसाइनमेंट रखना चाहते हैं, तो फिर जिस दिन आप मुझे बोलोगे उस दिन माना जाएगा सप्लाई हुआ है, ठीक है? तो मुझे इनवॉइस कब बना देना चाहिए? बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तुमने 8 जनवरी को बोल दिया तो तब बना दूंगा, तुमने अगर मेरे को 18 फरवरी को बोला तो तब बना दूंगा, बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लाई टेक्स प्लेस, या फिर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर। तो देखो, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, ये एक लास्ट डेट बना दी इन लोगों ने। मान लो 1 जनवरी को अगर मेरे यहां से रिमूव हुआ था, तो जो खत्म होता है 6 महीना, वो होता है 30 जून पे। तो 1 जनवरी को रिमूव हुआ है, पूरा जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, 30 जून लास्ट डेट बन जाती है। अब आप मान लो अगर आपने 12 मार्च को मुझे अप्रूवल देके बोला कि सर मेरे को कंसाइनमेंट सही लग रहा है, मैं रखने वाला हूं, तो 12 मार्च या 30 जून, दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर। व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इशूइंग द इनवॉइस? 12 मार्च। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने मुझको 12 अक्टूबर को बोला कि सर कंसाइनमेंट में रखने वाला हूं, जबकि वो 6 मंथ्स वाला लास्ट डेट कब आ रहा था? 30 जून। तो 12 अक्टूबर या 30 जून, व्हिचएवर इज अर्लियर। व्हाट इज द लास्ट date of issuing the tax invoice? Last date is 30th of June. When did you actually issue the invoice? When did I actually issue the invoice? In first case, जबकि लास्ट डेट आ रही थी 12 मार्च को, मैंने 7 मार्च को ही इनवॉइस बना दिया। तो 12 मार्च या 7 मार्च, whichever is earlier, this is the time of supply। और दूसरे वाले केस में आपको 12 अक्टूबर को आपने अप्रूवल दिया, मैंने 12 अक्टूबर को इनवॉइस बनाया, लेकिन ना, लास्ट डेट वॉज 30 जून, 12 अक्टूबर को एक्चुअली बनाया, whichever is earlier, आंसर विल बी 30 जून। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है लास्ट डेट ऑफ इशूइंग द इनवॉइस, उसके बाद कंपेयर करना एक्चुअल से, और फिर मिलेगा आपको टाइम ऑफ सप्लाई। एंड लास्ट डेट अगर अप्रूवल में भेजा तो उसके लिए व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इशूइंग द इनवॉइस? बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, दोनों में से whichever is earlier। टॉकिंग अबाउट द अदर साइड, दैट इज अगर सर्विसेज का कामकाज है तो क्या होगा? देखो, सर्विसेज के केस में आपको ये प्रोविजन बता दूं, यहां पे बोला था या तो आप सेक्शन 31 को फॉलो करते हो या तो 31 को फॉलो नहीं करते हो। 31 को फॉलो करते हो या नहीं करते हो डिपेंड इस पे करता है, और इसीलिए अगर आप 31 को फॉलो करो तो इधर जाओगे और नहीं करो तो इधर आओगे। और अब आपको कौन से पॉइंट के हिसाब से आंसर निकालना चाहिए, शुड यू गो फॉर पॉइंट नंबर 1 और शुड यू गो फॉर पॉइंट नंबर 2, ये अब पता चलेगा। अगर ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस का है और सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में अगर टैक्सेबल सर्विस दी गई है तो इनवॉइस कब बना देना चाहिए? इनवॉइस बनाना चाहिए बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, बट विद इन 30 डेज। बिफोर पहले भी बना पाओगे, उस दिन भी बनाओगे, और बाद में बनाओगे तो भी चलेगा, बिफोर और आफ्टर, बट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर 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 स्पेशल लोगों की बात की जाए तो इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इन चारों पांचों केसेस में आपको इनवॉइस बनाने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है, बिफोर और आफ्टर, बट विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, सॉरी माय मिस्टेक। तो जनरली आपको बिफोर और आफ्टर बना देना चाहिए, बट एटलीस्ट 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। लेकिन स्पेशल केसेस में इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी के केस में विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। कंटिन्यूस सप्लाई और सर्विस के केस में क्या होगा? देखो, कंटिन्यूस सप्लाई कर रहे हैं तो अब 3 बातें हैं, या तो ड्यू डेट पता होगी या ड्यू डेट पता नहीं होगी। अगर ड्यू डेट पता है तो इनवॉइस बना देना ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, और अगर ड्यू डेट नहीं पता है तो इनवॉइस बनाना बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। तो अगर ड्यू डेट पता है तो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, अगर नहीं तो बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। तीसरा केस, अगर पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, जैसे जैसे एक इवेंट बनेगा तब तक पेमेंट आएगी। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है और आप मेरे को
मेरे फैक्ट्री बिल्डिंग बना के देने वाले हो। यू आर द सप्लायर, आई एम द रेसिपिएंट। मैंने डिटरमाइन करके बोल दिया कि चलो मेरे फैक्ट्री के 4 अलग अलग प्रीमाइसेस है, वहां पे अलग काम होगा, यहाँ पे अलग काम होगा, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। सो इफ यू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर फैक्ट्री बिल्डिंग, आई विल गिव यू 10 लाख रुपीज। इफ यू कंप्लीट दिस वन, आई विल गिव यू अनदर 10 lakh rupees. If you complete that one, I'll give you another 10 lakh rupees. And when you finish the last one, I'll give you the remaining 10 lakh. 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। पेमेंट जो देने वाला हूं, इट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। एक फैक्ट्री बिल्डिंग और एक पेमेंट इंस्टॉलमेंट तुमको मिल जाएगी। तो आप जो सप्लायर हो, आप मुझे इनवॉइस कब बना के दोगे? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट। जैसे ही वो इवेंट खत्म हो जाए, जैसे ही वो बिल्डिंग बन जाए, आप मुझे इनवॉइस बना करके दे दोगे। लास्ट डेट ऑफ इशूइंग द इनवॉइस। अगर मान लो ड्यू डेट है तो आपको इनवॉइस बना देना चाहिए ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। फॉर एग्जांपल ड्यू डेट है 5 मार्च, आपने इनवॉइस बनाया 3 मार्च को। आप सेक्शन 31 को फॉलो कर रहे हो क्या? यस, गो फॉर केस नंबर 1। 5 मार्च की ड्यू डेट है लेकिन आपने 7 मार्च को बनाया, क्या आपने 31 को फॉलो किया है क्या? नहीं। सो गो फॉर केस 2। सिमिलरली अगर आपको यहां पे बोला गया था कि 30 दिन के अंदर इनवॉइस बना देना, अब अप्रैल की 1 तारीख को सर्विस दी गई है, 30 दिन होता है, आगे वाला 1 तारीख पे आएगा, मतलब मई की 1 तारीख को आएगा। फर्स्ट डे छोड़ देते हैं हमेशा। फर्स्ट डे छोड़ दिया तो अप्रैल का 1 दिन छोड़ दो, 29 डेज मिला, आगे और 1 दिन मिल जाएगा फर्स्ट में। तो इनवॉइस बना देनी चाहिए फर्स्ट में तक। सर अगर 25 अप्रैल को बना दिया तो 31 को फॉलो कर रहे हैं, गो फॉर केस 1। सर अगर 5 मई को बनाया तो 31 को फॉलो नहीं कर रहे हैं, गो फॉर केस 2, समथिंग लाइक दैट। और ये इंश्योरेंस वालों के लिए 45 डेज के लॉजिक से समझ लेना। पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। फैक्ट्री बिल्डिंग बन गई थी और वो 18 फरवरी को एक फैक्ट्री बिल्डिंग बन गई थी। आपने मुझे 18 फरवरी को इनवॉइस बना के दे दिया, 31 को फॉलो कर रहे हो। सर आपने मेरे को 19 फरवरी को बना दिया, आप केस 2 में चले जाओगे, यू आर नॉट फॉलोइंग सेक्शन 31। अगर मैंने बीच में ही काम स्टॉप करवा दिया, आपने फैक्ट्री बिल्डिंग बनाना चालू ही किया था, 4-5 दिन ही हुए थे और मैंने बोला क्या बकवास घटिया काम कर रहे हो, 2 कौड़ी का काम है, बंद करो, निकलो यहाँ से, सब हटाओ यहाँ से। तुम बोला सर सब बंद करके निकल जाएंगे लेकिन ये 8 दिन जो काम किया है इसका पेमेंट तो दो। तो ये जो 8 दिन काम किया है उसका पेमेंट कितना, उसका पेमेंट के लिए इनवॉइस बनाओगे। सो टू द एक्सटेंट द सप्लाई इज मेड बिफोर सेसेशन, इनवॉइस बना देना चाहिए एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस। द मोमेंट आई आस्क यू टू स्टॉप द वर्क, यू शुड इशू द इनवॉइस एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस। Now, having said that, when the supply takes place between distinct persons, अगर distinct person के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, डीपीडीपी, एक ही पैन पे एक से ज्यादा जीएसटी नंबर, तब आपको टाइम ऑफ सप्लाई कहते, तब आपको इनवॉइस कब तक बनाना चाहिए। लेकिन डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच का ट्रांजेक्शन किन के बीच में हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक है टेलीकॉम कंपनी। ये तो वही वाले 3-4 लोग हैं जिनको इनवॉइस बनाने के लिए 45 डेज का टाइम है, अभी बताया था, और एक नया ऐड हो गया टेलीकॉम कंपनी। ये 5 लोग हैं, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी एंड टेलीकॉम। अगर ये अपने ही डीपी के साथ में ट्रांजैक्शन करे तो इनवॉइस कब बनाना चाहिए, इसका ऑप्शन इनके पास में है। डीपी के साथ में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे टेलीकॉम सेक्टर का बात करें तो जियो मुंबई इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू जियो अहमदाबाद, सो मुंबई इज गिविंग सर्विस टू अहमदाबाद और ये डीपीडीपी है। या फिर एचडीएफसी बैंक का मुंबई ब्रांच इज गिविंग सर्विस टू एचडीएफसी बैंक का दिल्ली ब्रांच। अब मुंबई दिल्ली दोनों डीपीडीपी बन जाएंगे क्योंकि एचडीएफसी के ही एक पैन पे बने हुए हैं। और बैंकिंग वालों का डीपीडीपी ट्रांजैक्शन के केस में इनवॉइस कब बनाना चाहिए? दोनों ही केसेस में जियो मुंबई सर्विस दे रहा है या फिर एचडीएफसी मुंबई सर्विस दे रहा है, तो जो सप्लायर यूनिट है, invoice may be issued as per either of the following: before or at the time when the supplier unit records the supply in their books of accounts। जिस दिन मुंबई ऑफिस, जियो का मुंबई या एचडीएफसी का मुंबई ऑफिस जिस दिन वो ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा तब इनवॉइस बना दे, या फिर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग व्हिच सप्लाई वाज मेड, या तो क्वार्टर खत्म होने के पहले बना दो, आपको जो ठीक लगे करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये पॉइंट नंबर 5। आपको पॉइंट नंबर 5 की बातें वापस से रिपीट टेलीकास्ट के अंदर है, वो पहले ही बोल दिया था कि सेल्फ इनवॉइसिंग के केस में आपको कब तक बना देना चाहिए इनवॉइस। सो इनवॉइस बनाना चाहिए विदिन 30 डेज from the date on which you receive the goods or services। और एक बात समझ लो, अगर कंटिन्यूस सप्लाई का बात करें तो सर्विसेज के केस में इफ द सर्विसेज आर गोइंग टू बी प्रोवाइड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 months तो वो कंटिन्यूस सप्लाई होगा। और गुड्स के केस में ऐसा कुछ उन्होंने पीरियड नहीं बोला हुआ है, बस आपको बिजनेस डील के हिसाब से पता है कि आपने सामने वाले के साथ कंटिन्यूसली सप्लाई करने का प्रोविजन बनाया हुआ है या फिर वन ऑफ इवेंट केस है। सो दिस नाउ कंप्लीट्स व्हाट ऑल डेटा, दिस कंप्लीट्स सेक्शन 31 का जो अभी टाइम लिमिट था वो इनवॉइस कब तक बनाना चाहिए, and this also completes section 12 and 13। Now I'm left with section 14 and some circulars to just close off। There are only 2 circulars that I'll be closing off in section 14। So quickly मैं वो फाइल अटैच करके इसको खत्म करता हूँ।
Next is section 14, and section 14 is change in rate of tax. So this is time of supply when there is a change in rate of tax. So जब भी टैक्स रेट चेंज होता है, आपको गुड्स का ट्रांजेक्शन हो या सर्विस का ट्रांजेक्शन हो, अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, यू शुड कम फॉर सेक्शन 14. अब यहां पे सेक्शन 14 ओवरराइड करता है 12 और 13 को. तेल लेने गया, एनीथिंग कंटेंट इन 12 और 13 थे. 12 एंड 13 भाड़ में गए, तेल लेने गए, गोज टू बाय ऑयल, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता. व्हेन देयर इज अ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, देन द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 14. 14 के हिसाब से ही आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा. सेक्शन 14 overrides 12 and 13. Thus, when there is a change in rate of tax, the time of supply shall be determined only as per 14. तो ओवरराइडिंग इफेक्ट समझ में आ गया. अब एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं. एप्लीकेबिलिटी के लिए समझो कि अगर कभी ऐसा हुआ कि रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ है, तो फट से सेक्शन 14 में नहीं आना है. सेक्शन 14 की एप्लीकेबिलिटी को समझो. नीचे आपको दिख रहे 3 इवेंट्स, SIP, डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट. ये तीनों डेट्स के बीच में चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ तो गड़बड़ होगी. फॉर एग्जांपल 1 अगस्त को रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ, 1 अगस्त को. अब 1 अगस्त के पहले अगर तीनों इवेंट्स हो गए, मैंने सप्लाई भी कर दिया, इनवॉइस भी बना दिया, पेमेंट भी कर दिया. फॉर एग्जांपल एक मेरा दोस्त है मिस्टर राहुल, मैंने राहुल को क्या कर दिया, सप्लाई भी कर दिए, और ये मैंने जुलाई में सप्लाई करा हुआ है, सप्लाई भी किया है, इनवॉइस भी बना दिया जुलाई में, और पेमेंट भी उसने मेरे को जुलाई में दे दी. तो भाई साहब तीनों काम हो गए. आप दिमाग फोड़ी क्यों करना है. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट जो भी है वो, ये कोई प्रोडक्ट है, ये रिमोट है, ठीक है, आई हैव वर्ड रिमोट ओवर हियर. ये रिमोट है, और ये रिमोट के ऊपर पहले जो जीएसटी लगती थी, ये 12% पे लगती थी. अब जो लगेगा 18% पे लगेगा. अरे क्या ही फर्क पड़ता है. अब आप उसको पहले अगर तीनों काम कर चुके हो तो आपने हमेशा ओल्ड रेट ही लगाना चाहिए. अब मैं फ्यूचर में ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, कोई मेरा दोस्त है, से फॉर एग्जांपल उसका नाम है समीर. अब समीर को मैंने इनवॉइस भी दिसंबर में बना के दिया है, सप्लाई भी दिसंबर में करा हुआ है, और पेमेंट भी दिसंबर में आएगी. अब तीनों इवेंट्स आगे हो रहे हैं, तो भी यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है. आप सेक्शन 12 में चले जाओ, गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई वहीं से मिलेगा, रेट जो लगेगा वो न्यू वाला रेट लगेगा. राहुल को सप्लाई करा था, वहां पे भी सेक्शन 12 में चले जाना, रेट जो लगेगा वो ओल्ड वाला 12% का रेट लगेगा, खेल खत्म हो जाएगा. सेक्शन 14 में तब आना चाहिए जब बीच में चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ. फॉर एग्जांपल 3 डेट्स है, तीनों के बीच में चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ. 2 इवेंट्स पहले हो गए, एक बाद में हो रहा है, या फिर 2 पहले एक बाद में, कुछ तो भी ऐसा गड़बड़ हुआ है. इनवॉइस और पेमेंट पहले हो गए, सप्लाई बाद में होने वाला है, या फिर इनवॉइस पहले हो गया, पेमेंट और सप्लाई बाद में होगा. कुछ तो भी ऐसा, एक पहले 2 बाद में, या फिर 2 पहले एक बाद में, ऐसा कुछ भी हुआ तो आप आओगे सेक्शन 14 में. जस्ट पॉज करके स्क्रीन को एक बार ये वाला डेटा पढ़ लेना, और अगर ये वाला डेटा पढ़ चुके हो तो सेक्शन 14 आपको एप्लीकेबिलिटी भी बताएगा. सेक्शन 14 आपको ये भी बताएगा कि आपको कब तक आपको कौन सा रेट लगाना चाहिए. ओल्ड रेट, अगर 3 में से 2 इवेंट्स पहले हो जा रहे हैं, कोई भी 2 इवेंट्स, तो मेजॉरिटी इवेंट्स पहले हो गए तो ओल्ड रेट लगा देना, और 3 में से मेजॉरिटी इवेंट्स मतलब 2, कोई भी 2 इवेंट्स बाद में हो रहे हैं तो फिर न्यू रेट लगेगा. सो मेजॉरिटी रूल फॉलो करना. आउट ऑफ 3 इफ 2 आर गोइंग, मतलब पहले हो गए तो ओल्ड रेट, और या फिर 2 में कोई भी बाद हो रहे हैं तो फिर वो न्यू रेट पे जाएगा. अब टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए क्या करना चाहिए, तो देखो टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए आपको एक टेबल समझना चाहिए, और बहुत बढ़िया टेबल है. इस टेबल के अंदर आपको बोला गया है, एक है एस, एक है आई और एक है पी. SIP. अब अपन जो बचपन में कैरम खेले हैं, उस कैरम के अंदर आपको जो सिस्टम होता था कैरम में, वो 2 कॉइन्स हैं, एक व्हाइट कॉइन है और एक ब्लैक कॉइन है. अब एक टीम है वो सारे व्हाइट कॉइन मारने पे तुली हुई है, और दूसरी टीम है वो सारे ब्लैक कॉइन मारने पे तुले हुए हैं. ये जो भी व्हाइट और ब्लैक कॉइन ये लोग मार रहे हैं, उसके अंदर व्हाइट वाला सब जब मार देगा, रानी मारेगा जब, तो वो जीत जाएगा. या फिर ब्लैक वाला सारे ब्लैक कॉइन मार देगा, तो फिर उसके बाद में वो रानी मार देगा तो वो जीत जाएगा. मतलब जो भी बंदा रानी को पॉकेट में डाल देगा वो जीत जाएगा. अब ऐसे केस में या तो व्हाइट वाले जीतेंगे या फिर ब्लैक वाले जीतेंगे, लेकिन कोई भी केस में रानी नहीं जीत सकती. मैं जीती ऐसा करके रानी नहीं होगा. या तो व्हाइट वाले जीतेंगे या ब्लैक वाले जीतेंगे. वैसे ही मैंने क्या किया, मैंने यहां पे 3 में से तीनों को नाम दे दिया. मैंने फॉर एग्जांपल सप्लाई को बना दिया है, यहां पे सप्लाई को बना दिया है रानी, ठीक है, और इनवॉइस की डेट को मैं ब्लैक या फिर व्हाइट रख रहा हूं. अब ऐसे केस में क्या हो सकता है, सप्लाई को अगर मैं रानी बना रहा हूं तो रानी तो कभी नहीं जीतेगी. अभी मैंने बोला मैं जीती, ऐसा रानी तो नहीं करेगी, तो रानी तो कभी भी नहीं जीतेगी. तो टाइम ऑफ सप्लाई कभी भी ये नहीं आ सकता, ठीक है, डेट ऑफ सप्लाई नहीं आ सकता. या तो ब्लैक जीतेगा या फिर व्हाइट जीतेगा. सो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी हूएवर इज द विनर.
अगर दो इवेंट्स पहले हो रहे हैं, जैसे एक ये वाला और ये वाला, मतलब रानी और व्हाइट वाला, तो दोनों में से जो भी होगा जो रानी के साथ खड़ा है वो जीतेगा, दैट इज डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अगर कोई भी दो इवेंट्स पहले हो रहे हैं, एक है एस वाली डेट और एक है पी वाली डेट, तो एस वाली डेट तो कभी भी नहीं आएगी, एस के साथ में जो है वो आएगा, दैट इज डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। पहले वाले केस में इधर एस का डेट है और इधर आई का डेट है, लेकिन एस का डेट कभी भी नहीं आएगा, तो फिर क्या लेना, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अब जो थर्ड केस है, यहां पे ये दोनों अलग हो जा रहे हैं और रानी तो वैसे भी अलग है, तो एक काम करेंगे, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। इतना सिंपल सा लॉजिक है। इसी के अंदर और एक पॉइंट है, वो आफ्टर वाले पे, बट लॉजिक बिल्कुल सेम है। अब दो इवेंट्स आफ्टर हो रहे हैं जिसमें एस के साथ में आई है, तो एस को तो कभी मत लेना, तो क्या लोगे, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। यहाँ पे एस के साथ में पी का डेट है, लेकिन एस को तो कभी नहीं लेना चाहिए, तो क्या लोगे, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। और अगर ये दोनों अलग ही ट्रेजेक्टरी पे चल रहे हैं, तो दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, दिस शुड बी द लॉजिक फॉर टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 14। इतना सिंपल है। अब सेक्शन 14 जो आपको बताता है वो ये बोलता है कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट का क्या होगा। तो देखो, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट निकालने के लिए यूजुअली जो रूल फॉलो करते हैं वो ये, डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स और डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन ये नॉर्मल केस है। ये नॉर्मल केस कब अप्लाई होता है, जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया, या तो पहले या फिर विद इन 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया है बिफोर और विद इन 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, अगर आपका बैंक में पैसा क्रेडिट हुआ है बट आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तब आपको विच एवर इज अर्लियर नहीं लेना है, तब आपको लेना है डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट। इसको समझाने के लिए मेरे पास क्लास का जो मेरे क्लास के नोट्स है उसके अंदर मैंने टेबल बनाया बहुत बढ़िया वाला, उसको समझाता हूं। नीचे 2 सर्कुलर है, एक स्पेक्ट्रम वाला कुछ है, वो यहाँ पे रीड कर सकते हो पॉज करके, ये स्पेक्ट्रम वाला, ठीक है। मैं इसको जूम आउट करता हूं, आपको अगर यहां से पढ़ना है, आपके पास जो बुक है उससे पढ़ लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा आपके पास में ये हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल का NHAI का प्रोजेक्ट्स का डेटा बहुत ज्यादा लेंथी लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैंने समराइज वर्जन में डाला हुआ है, तो मैं एक बार के लिए वो क्लास के नोट्स ओपन करता हूं और वहीं से बता देता हूं। वो सेक्शन 14 का ये आखिरी वाला ये टेबल और ये दोनों सर्कुलर का शॉर्ट वर्जन। ओके, सो हियर वी गो फॉर द क्लास नोट्स। ये टेबल तो आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उधर भी बताया हुआ था, और ये समरी ऑफ द सर्कुलर्स है, 1.5 पेज के अंदर डाल दिया हुआ है। बट बिफोर दैट आई शुड नाउ टेक यू विद द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। अब डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम क्या है उसको समझो। प्रॉब्लम ये है कि आपको ये लोग बोल रहे हैं डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 14 फाइंड आउट करो, लेकिन डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स 1 अगस्त को रेट ऑफ टैक्स चेंज हो गया है, वहां से 4 वर्किंग डेज निकाल करके देखे तो अज्यूम करते हैं 1 तारीख के बाद जो भी 4-5 दिन थे वो सारे वर्किंग डेज थे, तो उसके बाद आ रहा है 5 अगस्त, ठीक 4 दिन, 4 वर्किंग डेज। डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स, बुक्स में पेमेंट आपने चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के पहले 1 अगस्त को चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ है, लेकिन बुक्स में आपने पेमेंट की एंट्री 26 तारीख को ही कर दी है, और आपके बैंक में जो पैसा क्रेडिट हो रहा है वो इन तीनों केसेस में अलग अलग। केस 1 में पैसा 29 जुलाई को आ गया, केस 2 के अंदर 3 अगस्त को आया है, और बाद में 16 अगस्त को आया हुआ है। तो ये क्या होगा इसका पूरा देखते हैं। पहले तो ये टाइम स्केल डायग्राम को समझो। ये है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, ये 1 अगस्त को रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ है, ये इसके बाद 4 वर्किंग डेज लिए, और यहां पे आता है 5 अगस्त, दैट इज विद इन 4 वर्किंग डेज का टाइम स्लॉट। बैंक में सॉरी बुक में एंट्री पहले ही हो गई, बुक्स में आपने पेमेंट की एंट्री पहले ही कर दी है। केस 1 के अंदर आपने बैंक में भी आपके पहले ही क्रेडिट हो गया। अगर बुक्स में भी एंट्री पहले हो गई है और बैंक में भी एंट्री पहले हो गई है तो बढ़िया बात है। आप एक काम करो, कंपेयर करके विच एवर इज अर्लियर ले लो। जिस दिन बुक्स में एंट्री करी थी मतलब 26 जुलाई, या फिर जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ था दैट इज 29 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर, आंसर शुड बी 26 जुलाई। केस 2 आपका बुक्स में एंट्री पहले हो गया, लेकिन बैंक में पैसा आपका 4 वर्किंग डेज के अंदर आ रहा है, प्रिसाइसली ऑन 3 अगस्त। चलो अगर बुक्स में एंट्री पहले हो गई और पेमेंट आपकी बाद में आ रही है, लेकिन एटलीस्ट 4 वर्किंग डेज में भी आ रही है, तो भी हम आपको कंपेयर करने का मौका देंगे। तब आप लेना विच एवर इज अर्लियर, अगेन 26 जुलाई या 3 अगस्त, whichever is earlier, answer should be 26th of July.
बट अगर बुक्स में एंट्री पहले हो गई और बैंक में क्रेडिट पहले तो नहीं हुआ, विद इन 4 वर्किंग डेज भी नहीं हुआ, इनफैक्ट बाद में हो रहा है, दैट इज 4 वर्किंग डेज के भी बाद में, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के भी 4 वर्किंग डेज के बाद में, तो भाई साहब इसको और इसको कंपेयर करके विच एवर इज अर्लियर करने का मौका नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जिस दिन बैंक में पैसा आया है वो ही डेट कंसिडर करेंगे। सो केस 3 के अंदर डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट दैट इज 16 जुलाई शुड बी टेकन एज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। दिस वाज सेक्शन 14 का कॉन्टेक्स्ट जो बताता है व्हाट शुड बी द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। हैविंग सेड दैट आई हैव गॉट 2 सर्कुलर्स एंड देन वी शुड बी डन विद दिस चैप्टर। दीस सर्कुलर्स आर 2। पहला है हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल। हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है रोड का, लेकिन प्रिसाइसली हाईवेज का, जो एनएचएआई करवाती है। यहां पे लिखा नहीं है बट ये एनएचएआई के टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो नेशनल हाईवे बनाने का जब प्रोजेक्ट देता है गवर्नमेंट, तो हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल में डालता है, जहां पे आपको रोड कंस्ट्रक्ट तो करना है लेकिन उसके बाद 15 से 17 साल तक आपको उसको ऑपरेट और मेंटेन करना है। ऑपरेट मतलब वहां पे आप अपना टोल नाका लगाओगे और वहां के टोल रिसीट्स आप अपने पास में रखोगे, और मेंटेन मतलब कहीं पे भी वहां पे कुछ भी टूटा फूटा तो उस कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होगी। अब ये बड़ा सा, इतना बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसका पेमेंट किस तरह से होगा? देखो ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, सो यू शुड टेक इट ऑन द ट्रैक ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, और उस केस में थोड़ा थोड़ा पेमेंट्स हमेशा आपको आते रहता है। और अगर ऐसा सीन है तो एक बात समझ लो, यहां पे लोग बोलते हैं कि या तो कॉन्ट्रैक्ट में जो डेट्स लिखी थी उन डेट्स को फॉलो किया, और आपने, देखो आप सप्लायर हो, गवर्नमेंट रेसिपिएंट है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने उनको रोड कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और वो लोग मुझे पेमेंट देने वाले हैं। सो आई एम द सप्लायर एंड आई एम गोइंग टू गिव सर्विसेज, बट ये कंटिन्यू सप्लायर सर्विस है क्योंकि 17 साल तक सर्विस देने वाला हूं मैं, तो कंटिन्यू सप्लायर सर्विस है। तो इफ द ड्यू डेट इज नोन, इनवॉइस ड्यू डेट तक बन जाना चाहिए, और अगर ड्यू डेट तक बना दिया आपने, मतलब आप 31 को फॉलो कर रहे हो, और अगर आपने ड्यू डेट तक नहीं बनाया इनवॉइस, मतलब ड्यू डेट पता थी, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि इस डेट तक काम हो जाना चाहिए वगैरह वगैरह, और इनवॉइस बना देना चाहिए, तो अगर ड्यू डेट के हिसाब से आपने काम किया तो माना जाएगा कि आप सेक्शन 31 को फॉलो कर रहे हो, और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई ड्यू डेट्स को फॉलो नहीं किया तो माना जाएगा आप सेक्शन 31 को फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप सेक्शन 31 को फॉलो कर रहे हो मतलब आपने इनवॉइस ड्यू डेट के अंदर ही बनाया। इफ द इनवॉइस इज इशूड ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट और द डेट ऑफ कंप्लीशन मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो या तो स्पेसिफाइड डेट या ऑन और बिफोर द specified date or the date of completion mentioned in the contract as applicable, जो भी बताया रहेगा। तो आपने तब तक बना दिया तो date of issue of invoice या फिर date of receipt of payment whichever is earlier, short form में लिखा है DOII, date of issue of invoice या फिर date of receipt of payment whichever is earlier। और अगर मान लो आपने सेक्शन 31 को फॉलो नहीं किया, मतलब आपने इनवॉइस वो लिखी हुई डेट तक नहीं बनाया, तो फिर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। और एक पॉइंट है यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, अगर मान लो आप गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हो और गवर्नमेंट की तरफ से आपको पेमेंट टाइम से नहीं आई, तो आप चार्ज करोगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है अंडर सेक्शन 15(2)(d), जो सप्लायर चार्ज करता है रेसिपेंट से, इसको भी वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा, ऐड टू वैल्यू। और इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, तो अभी अपन ने देखा था, इसका टाइम ऑफ सप्लाई होता है डेट ऑन विच सप्लायर receives this interest amount। डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स दिस इंटरेस्ट अमाउंट, जिस दिन सप्लायर को ये इंटरेस्ट का पैसा रिसीव होगा वो उस इंटरेस्ट अमाउंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा, और वो वाले अमाउंट को भी वैल्यू में ऐड करना पड़ता है। नीचे स्पेक्ट्रम का पॉइंट है। स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट ये स्पेक्ट्रम अलॉट करती है सारे टेलीकॉम वालों को। अब टेलीकॉम वालों को जिसमें जियो को अलॉट किया, तो जियो में तो इतना दम है कि भाई वो अपफ्रंट पेमेंट कर देगा। तो जितना मान लो 5 साल तक स्पेक्ट्रम यूज करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और जियो ने पूरे 5 साल का पेमेंट एक ही साथ कर दिया, जो कि वो कर भी सकता है, अपफ्रंट अमाउंट पे कर दिया। और दूसरा है एयरटेल, फॉर एग्जांपल एयरटेल को स्पेक्ट्रम अलॉट किया और एयरटेल ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया गवर्नमेंट के साथ में कि हम आपको इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देंगे, ठीक है। अब ऐसे दोनों ही केसेस में अगर SAM दैट इज स्पेक्ट्रम एलोकेशन मॉडल फॉलो किया है DOT दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंदर, तो टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे फॉर एग्जांपल जियो है इज लायबल टू पे GST अंडर RCM। ये भी लॉजिक समझ लो, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस दे रही है और जब गवर्नमेंट कोई भी सर्विस गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटीज को देती है तो उस पर RCM
लगता है। तो रेसिपेंट जियो है जो गवर्नमेंट से स्पेक्ट्रम की सर्विस ले रहा है और उनको पेमेंट देने वाला है अंडर आरसीएम, टैक्स भी वही पे करेगा। इन केस फुल अपफ्रंट पेमेंट इज मेड बाय द टेलीकॉम ऑपरेटर देन द जीएसटी विल बी पेएबल व्हेन द पेमेंट ऑफ द सेड अपफ्रंट अमाउंट इज मेड और इज ड्यू व्हिचएवर इज अर्लियर। तो बोला जब आप पेमेंट करोगे द पेमेंट ऑफ अपफ्रंट अमाउंट इज मेड, जिस दिन पे करोगे या जिस दिन ड्यू होगा व्हिचएवर इज अर्लियर, उस दिन आपको जीएसटी पे करना है। और अगर आप एयरटेल वाले साइड पे चले जाते हो जहां पे आप स्पेसिफाइड इंस्टॉलमेंट्स में पे करने वाले हो, देन इट शुड बी टेकन एज द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस एंड जीएसटी विल बी पेएबल एज एंड व्हेन द पेमेंट्स आर मेड और ड्यू व्हिचएवर इज अर्लियर। सो जब वो पेमेंट स्पेसिफाइड इंस्टॉलमेंट आपने किया या फिर जब वो ड्यू हो गया था, दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर। और सर्कुलर का लास्ट पॉइंट बोलता है कि द सेम ट्रीटमेंट रिगार्डिंग द टाइम ऑफ सप्लाई मेड शुड बी मेड एप्लीकेबल इन अदर केसेस ऑल्सो, जब कोई अदर नेचुरल रिसोर्सेज किसी गवर्नमेंट ने किसी भी बिजनेस को अलॉट किए। तो जब नेचुरल रिसोर्सेज अलॉट किए एज गुड स्पेक्ट्रम अलॉट किया, दोनों एक ही टाइप की सर्विस हो गई। आरसीएम लगेगा, सामने वाला टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, लेकिन सवाल ये उठता है कब पे करेगा। तो जिस दिन अपफ्रंट अमाउंट पे करेगा या जिस दिन अपफ्रंट अमाउंट ड्यू होगा व्हिचएवर इज अर्लियर, या फिर जिस दिन वो स्पेसिफाइड इंस्टॉलमेंट, एक एक इंस्टॉलमेंट होती है, तो जो कोई भी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट जिस भी दिन ड्यू हुई थी या जिस दिन पे किया, दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर, उस दिन जीएसटी भी पे करना होगा। दिस कंप्लीट्स माय डिस्कशन ऑन टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर ऑल्सो। और इसी के साथ मेरा अब आगे दूसरे चैप्टर उठाने का टाइम भी आ गया है। सो आई शुड टेक अप अनदर चैप्टर, एएससीपी में लेके आऊंगा, बट स्टिल देन आप आराम से पढ़ाई कीजिएगा, कंटिन्यू विद योर स्टडीज। कोई और सब्जेक्ट करो, कुछ भी करो, लेकिन इस बार फाड़ के निकाल ही देना भाई। नवंबर 26 शुड बी योर अटेम्प्ट एंड यू शुड बी किलिंग इट लाइक एनीथिंग। ओके, सो लगे रहो, मैं आता हूं वापस से कोई दूसरे चैप्टर का रिवीजन लेकर के लेके अभी के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू वेरी वेरी सून, बाय।